हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर रोज़ 25-20 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आज भी एक प्रैक्टिस सेट लेकर आपके बीच आ चुका हूं। अपन आज जो क्वेश्चन करें वो आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन वो हैं जो पिछले पेपर में पूछे जा चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देखें और एनालाइज करें कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलो बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, चलो बढ़ते हैं आगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पूछा है कौन सा तत्व है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पूछा है फ्रेंड्स, क्या पूछा है आपको? नहीं है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम भी देता हूँ। ये लो, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखो, पोटेशियम तो आवश्यक है, यहाँ पे भी पोटेशियम आवश्यक है, 2 बार लिख दिया गया है पोटेशियम। मैग्नीशियम ये भी आवश्यक है। आपको पता है मैग्नीशियम किस में होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। लेकिन सोडियम पौधे के लिए आवश्यक नहीं है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? सोडियम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सोडियम अपना सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलो बढ़ते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है? चेचक के लिए टीके की खोज किसने की थी? बोल रहे हैं चेचक के टीके की खोज किसने की थी, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। 10 सेकंड का टाइम है। इन क्वेश्चनों को देखें और आप अपनी जो तैयारी हैं वो किस प्रकार हैं इसको भी आप जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन क्या है? चेचक के लिए टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं उन महान व्यक्ति को। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। और लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी फ्रेंड्स? रेबीज़ का टीका नहीं होता, रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। किसकी की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटा या मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ उनकी या बोल दो रेडियम की खोज की थी किसने? मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों का नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको। मतलब कि देखो, एडवर्ड जैसे कि टीके के लिए खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। लुई पास्चर ने किसकी खोज की? राइबीज की टीके की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। मैडम क्यूरी ने रेडियम या रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं, रेडियो सक्रियता पदार्थ हैं, उनकी खोज मैडम क्यूरी ने की है। चलो फ्रेंड्स, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? अवायवीय श्वसन क्या होता है, किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स, अवायवीय श्वसन ऐसा श्वसन जिसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है फ्रेंड्स? उसमें ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन के जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। बिना ऑक्सीजन के श्वसन को अवायवीय श्वसन कहा जाता है फ्रेंड्स। चलो बढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? 10 सेकंड का टाइम है फ्रेंड्स आपके पास, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग फ्रेंड्स कहाँ किया जाता है? पादप होते हैं उनकी वृद्धि दर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप अपने तो सब याद करके जाते हो, मानव के थे और पेड़ पौधे के जो मीटर होते हैं उनको याद करके नहीं जाते हो, लेकिन एग्ज़ाम में वो भी पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। आपको अपने बारे में जो हार्मोन पता है उसमें से देख लो अपने वाला हार्मोन कौन सा है, जंतु वाला हार्मोन, बाकी सभी क्या है, पादप हार्मोन। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है फ्रेंड्स, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आजकल एजुकेशन कोई पसंद नहीं करता, ये हमें पता है फ्रेंड्स। एजुकेशन चैनल को कोई ना तो सब्सक्राइब करता है ना ही वीडियो को लाइक और शेयर करता है। उनको तो कार्टून दिखा लो या कोई कॉमेडी वीडियो दिखा लो, मूवी दिखा लो, तो सब उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं, देखते हैं बार बार। चलो फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन जो है इनमें पादप हार्मोन नहीं है का पूछा है, तो इंसुलिन इनमें पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन किस में पाया जाता है, जंतु मानव में पाया जाता है ना। और मानव में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। मधुमेह बोले तो डायबिटीज, मधुमेह रोग। ओके फ्रेंड्स, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, और मधुमेह रोग होता है। ओके फ्रेंड्स, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसा कौन सा रसायन है जो किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर दो फ्रेंड्स, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। इसमें डीडीटी का पूरा नाम बता देता हूँ आपको। इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइफेनिलेथिन। ओके फ्रेंड्स, डाइक्लोरो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइफेनिलेथिन एथिन। ओके फ्रेंड्स, चलो मैं क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सा रसायन है जो खरपतवार को नष्ट करने में काम आता है। खरपतवार क्या होती है, जो अपने खेतों में जो फसल के अलावा जो घास उगती है, मतलब जो अपने काम की नहीं होती, किसी काम की नहीं होती, फसल के बीच में जो घास उगती है ना, उसे बोलते हैं खरपतवार बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसे क्या बोला जाता है, खरपतवार बोला जाता है। तो अब देखो कि खरपतवार के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2,4-D का प्रयोग किया जाता है खरपतवार को नष्ट करने के लिए। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल जो है 2,4-D का पूरा नाम है। ओके फ्रेंड्स, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बौने पौधे को किसके प्रयोग से लंबा किया जा सकता है। जो बौने पौधे होते हैं उनको किसका उपयोग करके लंबा किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साइटोकाइनिन का प्रयोग करके जो बौने पौधे होते हैं उनको लंबा किया जा सकता है। किसका प्रयोग करके, साइटोकाइनिन का। ओके फ्रेंड्स, चलो बढ़ो आगे। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी लेकिन इसका उत्तर नहीं आता होगा आपको, ये मुझे पता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं, रक्त बैंक किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, उसी स्थान को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी उसी स्थान को कहा जाता है। और मतलब रक्त बैंक कौन सा है यहाँ पे, पिलिया को क्या कहा जाता है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। और इसी में मतलब जो आरबीसी है अपने, आरबीसी भी नष्ट कहाँ होती हैं, पिलिया में जाके क्या होती है, नष्ट होती है। इसलिए आरबीसी को नहीं, पिलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। ओके फ्रेंड्स, चलो बढ़ो आगे। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरबीसी में जो है वो केंद्रक नहीं पाया जाता। ओके, केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी में।
स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉलम से मतलब है यहाँ पे रीढ़ की हड्डी। कौन सी हड्डी? जो रीढ़ की हड्डी है मानव की, उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड। हड्डियों से बनी होती है। स्पाइनल कॉर्ड कॉलम में कितनी हड्डियाँ होती है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। आपका समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो स्पाइनल कॉर्ड अपनी रीढ़ की हड्डी है उसमें कितनी हड्डियाँ होती है? 33। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और ये खून का शुद्धिकरण कब किया जाता है? जब किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर होता है तो आपको पता है क्या किया जाता है? उसका पूरा ब्लड जो है वो चेंज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो उसे क्या बोलते हैं? खून का शुद्धिकरण, या उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। ये हमारे जो महान क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, उनका ब्लड जो है वो पूरी तरह से चेंज किया जा चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। टाइमर पूरा हो गया कि नहीं हुआ? अभी लगाया शायद है। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं उसको। ओके फ्रेंड्स, पूरे ब्लड को, जब किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाता है तब ये डायलिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? EEG बताना आपको। क्या बताना है? EEG। एक तो होता है ECG। इन दोनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ECG और EEG। EEG मतलब EEG की तो होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ECG क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है इसकी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, ग्राफी नहीं है, ग्राफ होता है। ओके फ्रेंड्स, चलो क्या बोल रहा था? EEG किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो अपने मस्तिष्क होता है उसकी निगरानी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? EEG का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है? इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक दिशीय प्रवाह को कौन दर्शाता है ये बताना आपको। एक दिशीय प्रवाह को कौन दर्शाता, मतलब आपने पिरामिड पढ़े होंगे, तो ऐसा कौन सा पिरामिड है जिसकी मतलब एक दिशीय होता है? तो क्या होता है? ऊर्जा का जो पिरामिड है या ऊर्जा जो है उसका प्रवाह हमेशा एक दिशा में होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि मैंने ये वो प्रश्न उठाए हैं जो आपके पिछले पेपरों में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। ओके, चलो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो एक संस्था, मतलब एक संगठन है, वो रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। रेड डाटा बुक में होता क्या है? जो संकटग्रस्त जो जातियाँ हैं, जीव जंतुओं की जो संकटग्रस्त जातियाँ हैं उनको इसमें रखा जाता है। या तो जो लुप्त हो गई हैं उन जातियों का, और या फिर लुप्त होने वाली हैं जो बहुत कम बची हैं उन जातियों का जो अध्ययन है, मतलब जो कुछ लेखा जोखा हैं वो इसमें रखा जाता है रेड डाटा बुक में। तो इसके आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म हो जाएगी। हिंदी में बोला तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है हिंदी में। ओके फ्रेंड्स, चलो बढ़ते हैं आगे। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था, ये बहुत भारी भरकम प्रश्न आपको नज़र आ रहा है, पढ़ो इसको। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? लिखा नहीं सही, ले जाने को कहा जाता है, ये सीधा पूछ ले आए।
जो लुप्त प्राय, मैंने अभी बताया, जो लुप्त प्राय जातियाँ हैं और जो दुर्लभ प्रजातियाँ, उनका अध्ययन किस, मतलब उनका जो लेखा जोखा किस में रखा जाता है, रेड डाटा बुक में। और ये रेड डाटा बुक का जो आंकड़े प्रकाशन कौन करता है, IUCN। ओके फ्रेंड्स, तो ये बोल रहा है कि उन जो दुर्लभ जातियाँ उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ex situ संरक्षण। क्या कहा जाता है, ex situ संरक्षण। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया। आप सबको पता होना चाहिए प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, 1973 में। कब मनाया गया था, 1973 में जो है फर्स्ट बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, पौधों का आर्द्रपतन रोग किसके कारण होता है। पौधों में एक रोग होता है, डिजीज यानी बीमारी होती है, जिसका नाम क्या है, आर्द्रपतन रोग। वो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। 10 सेकंड का समय ले लो। और अगर भाई वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर तो करना, ये तो आपको करना चाहिए। गुरु दक्षिणा में इतना तो दे ही सकते हो। चलो फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पिथियम डेरिएनम, पिथियम डेबेरिएनम। ओके फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो आर्द्रपतन रोग हैं वो क्या होता है, पिथियम डेबेरिएनम। ओके, अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। इकोलॉजी को बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। चलो इसका उत्तर दो आप 10 सेकेंड में। इकोलॉजी जो शब्द हैं उसकी रचना किसने की थी। इसमें मैं आपको चारों ने क्या क्या किया है ये बता दूंगा मैं इसको, इस क्वेश्चन में। ओके फ्रेंड्स, तो देखो, ध्यान से देखो, सुनो समझो और देखो। इकोलॉजी शब्द की रचना तो किसने की थी, अर्नेस्ट हैकल ने। हेनरी मोल्ज ने क्या दी थी, आवर्त सारणी। जो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, वो किसने दी थी, हेनरी मोल्ज ने दी थी। ओके, रॉबर्ट हुक ने तो आपको पता है किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो इस क्वेश्चन में आपको चार चीज़ें क्लियर हो रही है। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया था, हेनरी मोल्ज ने आधुनिक आवर्त सारणी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी। लो भाई, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, बताना है आपको। उसका मैं आपको दूसरा नाम बता देता हूँ, उसको बोला जाता है गुंजन पक्षी। क्या बोला जाता है, गुंजन पक्षी बोला जाता है। और यहाँ पे गुंजन पक्षी नहीं है तो कौन सा पक्षी है, हमिंग बर्ड। कौन सा है, हमिंग बर्ड है, जो मतलब कि पीछे की ओर उड़ता है। ओके फ्रेंड्स, और यही मैं आपको बता दूँ, यही क्या है, सबसे छोटा पक्षी भी कौन सा है, हमिंग बर्ड है। पृथ्वी पर जीवित विशालतम पक्षी कौन सा है, छोटा मैंने बता दिया, हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी हैं। अब बताना है आपको, जो पृथ्वी पर विशालतम जीव कौन सा है ये बताना है। चलो फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है। क्या बोल रहा है, विशालतम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा जीव कौन सा ये बताना है पृथ्वी पर। पक्षी, सॉरी, जीव नहीं पूछा है, जीव तो कौन सा होगा, और पृथ्वी पर पूछे तो हाथी है, और वैसे विशालतम जीव पूछे तो ब्लू व्हेल है। चलो इसका उत्तर क्या है, विशालतम पक्षी पूछा है तो पक्षी क्या है, चतुर्मुर्ग है। ओके फ्रेंड्स, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन जिसके बारे में आप अध्ययन करने जा रहे हो, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इंसुलिन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बायोलॉजी तो आपने भी बहुत पढ़ी होगी, लेकिन इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे, ये मुझे पूरा पूरा यकीन है। ओके फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप 2-10 सेकेंड में। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो ज़रूर करना यार, लाइक करने में कैसी शर्म है, आपको कौन देखता है कि भाई इसने लाइक किया यूट्यूब पर। चलो कोई नहीं, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो है फ्रेडरिक बेंटिंग को। ओके, थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको आप थोड़ा एडजस्ट करो। जब तक माइक आज ऑर्डर किया है आ जाएगा 5-6 दिन में। चलो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, चलो, जय हिंद, जय भारत।